मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में हम आपको राष्ट्रपति के पद एवं राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं और उनकी प्रमुख शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और आने वाली वीडियो में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की समस्त शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसीलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत की जो संघ पालिका है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल के द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का एक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता या कोई आम जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं देती है। यह निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। राष्ट्रपति की योग्यताएं देखिए। राष्ट्रपति की योग्यता है यह भारत का नागरिक हो, उनकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह संघ और राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। फिर आता है इनकी शक्तियों के बारे में। देखिए, संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं और वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके अधीनस्थ कर्मचारियों से करा सकेगा। संविधान संशोधन क्रमांक 42 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करेगा और परामर्श मानना उसके लिए बाध्यकारी है। तो किसके परामर्श से? तो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, एक तो साधारण परिस्थिति वाली और एक असाधारण परिस्थिति वाली। तो साधारण परिस्थिति वाली शक्तियां शांतिकाल में शक्तियां जो होती है और असाधारण परिस्थिति में आपातकालीन शक्तियां हैं। तो देखिए, आपातकालीन शक्तियों का और विस्तार से हम आगे बताएंगे। तो कार्यपालिका की शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो कार्यपालिका की शक्तियों में देखिए, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। लोकसभा निर्वाचन के उपरांत राष्ट्रपति बहुमत के साथ विजयी राजनयिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करके स्थिर शासन प्रदान कर सके। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो वही प्रधान नियुक्ति संबंधी कार्य देखिए। प्रदेश में राज्यपाल, विदेशों के राजदूत, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आदि सहित देश के प्रमुख पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। फिर आता है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संघ के विभिन्न अंग हैं और राष्ट्रपति के विधायी क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। संसद के अधिवेशनों को बुलवाना और स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना। फिर प्रत्येक आम चुनावों के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अभिभाषण देना और राज्यसभा में कला, साहित्य, संगीत तथा अन्य विशेष योग्यताओं वाले 12 सदस्यों को नामजद करना। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना और संसद के विराम काल में अध्यादेश जारी करना। ये अपने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। जो विधायी शक्ति, तो विधायी के बाद वित्तीय शक्ति देखिए। वित्तीय शक्ति, लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला वित्त विधेयक पर उसकी पूर्ण स्वीकृति अनिवार्य है। देश के लिए यह प्रतिवर्ष आय व्यय पत्रक, बजट प्रस्तुत करता है। तो ये वित्तीय धन संबंधी कार्य हुआ। फिर आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और राष्ट्रपति को क्षमा दान का भी अधिकार है। किसी को क्षमा दान के लिए भी राष्ट्रपति के पास में जाते हैं और राष्ट्रपति को क्षमा दान। तो न्यायिक शक्ति में एक तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति और क्षमादान संबंधी कार्य। फिर है सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं, जल, थल और वायु का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और राजनयिक शक्तियाँ, विदेशों में आने वाले
राज्य प्रमुखों, राजदूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं और विदेशों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और विदेशों में जो भी संधियाँ होती है, समझौते होते हैं, उन्हीं के नाम से होते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं? तो आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की है। एक बाह्य आक्रमण, देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर या वित्तीय संकट आदि राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। ऐसी किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में पुष्टि आवश्यक है। इस अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत तथा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो सकता है। संघ सरकार ऐसे स्थिति में राज्य सरकार को आवश्यक आदेश दे सकती है। तो ये हो गई आपातकालीन शक्तियाँ। अब हम देखते हैं राज्यपाल के प्रतिवेदन से अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यदि विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी अधिसूचना पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। घोषणा अवधि में संबंधित राज्य का संपूर्ण या आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। राज्य के शासन संचालन का अधिकार वह राज्यपाल को सौंप सकता है। इस अवधि में प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में राज्यपाल उच्च न्यायालयों की शक्तियों को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है, वह उस समय आपातकाल लागू कर सकता है। तो इस प्रकार से 3 आपातकालीन शक्तियां हो गई। अब हम आगे वीडियो में आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, इसलिए आप लगातार इन वीडियो को देखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।